सो बच्चों, अब तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छी तरह कर लिया हमने। चैप्टर 1 का तुम्हारा टेस्ट भी ले लिया मैंने। टेस्ट मेरे हिसाब से ठीक ही गया होगा क्योंकि मैंने टेस्ट चेक नहीं किया। एनीवेज, तो मैं यही कहना चाह रहा था आपको, क्योंकि हमने चैप्टर 1 2 कर लिया है तो क्यों ना हम अब जरा दूसरी बुक की तरफ जाएं, क्योंकि हो सकता है कई स्कूल्स के अंदर एक कुछ डिफरेंट चैप्टर आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस बुक का आखिरी चैप्टर पकड़ रहा हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्योंकि कई स्कूल्स के अंदर ये चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है कई स्कूल के अंदर पहले आ जाता है। क्योंकि वो चाहते क्या है स्कूल वाले, कि चाहते ही है कि एक तो दुनिया को पहले ही पता लग जाए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती क्या है, क्योंकि हमारी स्टडी के अंदर है तो बेटर है, दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी उसके अंदर। दूसरा ये चैप्टर आपका करीब करीब अगर मैं बोलूं आपको तो चैप्टर करीब करीब 5 नंबर का चैप्टर होगा, जिसमें एक आधा 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके और 3 या 4 नंबर का आपका जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बताता हूँ क्या है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में बेटा ये है कि कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट्स हैं, कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट्स हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे, क्योंकि देखो आपको ये पता है कंज्यूमर जो बड़ा बेवर्ड है, तो मैं आपसे पूछूंगा आपकी डेट में कि आपके पास एज ए कंज्यूमर क्या राइट्स हैं, यू डेफिनेटली मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, आप पेरेंट्स से पूछोगे अपने आपके पास क्या राइट्स हैं कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर, तो उनको भी नहीं पता होगा। तो जनरल जब पढ़े लिखे हम बंदे हैं, यहाँ पे दिल्ली में रहते हुए बंदे हैं, जब हमको ही नहीं पता कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, तो यू कैन इमेजिन गांव वगैरह में क्या होता होगा। ठीक है, तो उसी चीज को लेते हुए इन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी और सीबीएसई ने क्या किया, ये चैप्टर को आपकी स्कूल स्टडीज में डाल दिया और धीरे धीरे ये चैप्टर आपका स्कूल स्टडीज में 12 से और नीचे भी जाएगा, कि पता होना चाहिए कंज्यूमर को, कंज्यूमर है, कंज्यूमर के राइट्स क्या है। तो कंज्यूमर के राइट्स पता होने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कंज्यूमर क्या है। ठीक है, कंज्यूमर वो बंदा है जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है फॉर कंजम्पशन, फॉर ऑन कंजम्पशन, नॉट फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर किसी ने कोई चीज बाय करी जो उसको खुद कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, he is not using that good for any commercial purpose, so he will be called a consumer। क्या मतलब है? हाँ, इसमें एक और चीज है, अप्रूवल वर्ड आता है। 2-3 वर्ड आपके इसके अंदर वो है, कीवर्ड है उसके अंदर। पहला कीवर्ड है नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, ये आपको डालना है डेफिनेशन के अंदर, पहला। दूसरा कीवर्ड है अगेंस्ट सम पेमेंट, और वर्ड आपका एनसीईआरटी में कंसीडरेशन, ये वर्ड याद रख लो, कंसीडरेशन। ठीक है, और एक है बाय द अप्रूवल ऑफ सेलर, ये वर्ड है कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। बार बार उसके अमेंडमेंट हो रहे हैं, इवन 2019 में भी इसका अमेंडमेंट हुआ है पीछे। तो अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम बन गया, पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, खैर जितना आपका एनसीईआरटी में, अगर एनसीईआरटी में 2000, क्योंकि अभी नई एनसीईआरटी आई नहीं आपकी 2020 की, अगर 2020 की एनसीईआरटी के अंदर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नाम चेंज कर दिया जाएगा तो हम वही रीड करेंगे, अगर नहीं किया जाएगा तो हम ये रीड करेंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज ए पर्सन, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु परचेज अ गुड और सर्विसेज नॉट फॉर एनी कमर्शियल पर्पस एंड अगेंस्ट सम पेमेंट और कंसिडरेशन विद द अप्रूवल ऑफ सेलर। ठीक है, यहां पे एक चीज और काम बताता हूं आपको मैं। यहां पे अगर मान लो तुम्हारे पापा ने या तुम्हारी मदर ने या तुम्हारे ब्रदर ने, तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे बर्थडे में तुमको मोबाइल गिफ्ट दिया है। ठीक है, तुमने तो नहीं खरीदा, मैंने क्या लिखा है यहां पे, अगेंस्ट सम पेमेंट। ठीक है, तुमने तो खरीदा नहीं है ये। ठीक है, तो क्या तुम कंज्यूमर नहीं हो? इस केस में तुम कंज्यूमर हो। ठीक है, याद रखना, एक लाइन और होती है अप्रूवल। अगर आपने वो गुड आप यूज कर रहे हो किसी और के अप्रूवल से, जिसने पैसे दिए हैं, ठीक है, तो स्टिल यू विल बी कॉल्ड कंज्यूमर एंड यू कैन ऑल्सो फाइल ए केस ऑन योर नेम। ठीक है, जैसे मैंने किसी को गिफ्ट दिया,
एज ए गिफ्ट दिया है उस बंदे को जो कि मेरी उस गिफ्ट का यूज कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं कर रहा, पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, तो दैट पर्सन कैन आल्सो फाइल ए केस। क्लियर हो गया आपको? बहुत सिंपल चीज है। कंज्यूमर क्या होता है, कोई चीज लेगा, वो जब कोई चीज लेगा तो कोई पेमेंट करेगा या उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, और वो जो चीज कर रहा है वो चीज का यूज वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करेगा, ठीक है। अब एक और बात देखो, कंसिडरेशन का मतलब क्यों इसमें ये वर्ड क्यों डाला गया है, क्योंकि पेमेंट तो देखो 3-4 तरह की होती है आपकी। क्या क्या होता है पेमेंट? जैसे मैं गया, मैंने 10,000 रुपए लिए, पेमेंट मैंने 10,000 दी, पेमेंट मैंने कर दी। एक पेटीएम से कर दी मैंने पेमेंट, एक मैंने बैंक से कर दी पेमेंट, ठीक है, एक मैंने उससे उधार ले लिया, ठीक है, क्रेडिट पेमेंट कर दी मैंने। तो पेमेंट के कई तरह के रूप हैं आपके, ठीक है, कि पेमेंट हो सकता है आपने अभी ना करी हो, आपने उधार ले लिया उससे, आप महीने बाद पेमेंट कर दोगे उसको, जैसे क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आप। तो इसलिए वर्ड कंसीडरेशन यूज किया गया है, सिंपल पेमेंट वर्ड यूज नहीं किया। तो कुछ ना कुछ कंसीडर किया गया, आपने कुछ ना कुछ कंसीडरेशन पेमेंट करी है उसके अंदर, चाहे वो डायरेक्ट पेमेंट करी हो, चाहे बैंक चेक करा हो, या कुछ भी करा हो। तो ये है आपका कंज्यूमर। अब कंज्यूमर हमने पता कर लिया कंज्यूमर होता क्या है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है। एक्ट छोड़ो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब ही क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सारी एक्टिविटीज वो वाली आती हैं जिससे एक कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। वो एक्टिविटीज कौन कौन करता है? एनजीओ भी कर सकता है, कंज्यूमर खुद भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट कर सकती है, और कुछ कंज्यूमर का ग्रुप मिलकर भी कर सकता है। क्या मतलब? जैसे मान लो आपने एक अपार्टमेंट लिया, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। मान लो आपने एक अपार्टमेंट लिया, अपार्टमेंट में क्या लिया आपने? अपार्टमेंट डेफिनेटली है, ये तो नहीं होगा कि 5, 6, 7, 8, 10, 12 सिर्फ बंदे होंगे, 100 बंदे होंगे मान लो उस अपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो बिल्डर ने आपको प्रॉमिस किया कि मैं पार्किंग दूंगा आपको, या बिल्डर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपके फर्श जो होंगे ना उस पर व्हाइट मार्बल लगाऊंगा फर्श के ऊपर, ठीक है। जब आपको उसने मकान दिया, ठीक है, तो उसने व्हाइट मार्बल नहीं लगाया, उसने ईंटें लगा के दे दिया, ठीक है। उससे आप लड़ने पहुंचे तो लड़ाई करी उसने, हाँ जो करना है कर लो मेरा तुम, क्योंकि डेफिनेटली ये सिंगल बंदा जाएगा, जो बिल्डर होगा वो बहुत करोड़पति अरबपति आदमी होगा, उससे तुम लड़ नहीं पाओगे। तो ऐसे में क्या होता है, कंज्यूमर मिलके अपने एक फोरम बना लेते हैं। तो जितने भी वो 100 बंदे हैं ना, 100 बंदे जो 100 फ्लैट है वहां पे, सबने मिलके एक फोरम बना लिया, और उस फोरम के जरिए भी आप एज ए ग्रुप जाके, एज ए कमेटी जाके आप केस फाइल कर सकते हो। कहते हैं ना यूनियन स्ट्रेंथ, जैसे लास्ट चैप्टर हमने किया था, ठीक है। तो उस यूनियन एज ए यूनियन आकर के अपना एक केस फाइल कर सकते हो। तो ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें आपकी, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर राइट्स के बाद अगर कंज्यूमर की सुनवाई कहां होगी, फोरम बने हुए हैं, 1 मिनट होल्ड करो बेटा, ठीक है। तो कंज्यूमर फोरम बने हुए हैं। मैं आपको ये एक नोट है, ठीक है, ये नोट मैंने अभी व्हाट्सएप कर दी है, आपको मिल जाएंगे ये नोट्स। इसके अंदर मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। पहले बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन पहले पेज पे क्या है, ठीक है। मैंने अम्ब्रेला भी शो कर दिया इसके अंदर, अगर आप देखोगे अच्छी तरह तो ये अम्ब्रेला शो हो रहा है इसके अंदर। आगे दिखाता हूँ 1 मिनट क्या क्या है इसके अंदर। फिर कंज्यूमर की डेफिनेशन है यहाँ पे जो मैंने बोली है आपको, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बेनिफिट क्या है, ये मेरे ख्याल कोर्स से कट गया है, तो अभी मैं टच नहीं करता। अगर आपकी मैडम करवाएगी तो मैं करवा दूंगा इसको। फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। 2 तरह की इंपॉर्टेंस है, मैं जरा आपको गाइड कर देता हूं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस ना सिर्फ कंज्यूमर को है बल्कि बिजनेसमैन को भी है। वाई? क्योंकि बिजनेसमैन अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके नहीं चलेगा, एक तो उसकी इमेज खराब होगी, ठीक है, दूसरी उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तीसरा वो सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से ही ले रहा है तो उसकी अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके अगेंस्ट ना जाए, ठीक है। तीसरा, अगर वो नहीं जाएगा तो सरकार बैठी है गर्दन में तलवार लेके, ठीक है, अगर तू कंज्यूमर की नहीं सुनेगा तो मैं तेरा बिजनेस ही बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन की इंपॉर्टेंस होती है। कंज्यूमर की तो है ही है। कंज्यूमर की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कंज्यूमर तो इग्नोरेंस मैंने बता दिया आपको, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, और हर जगह एक्सप्लॉइट हो रहा है कंज्यूमर। तुम सोचते हो अगर मान लो कुछ पेन मैन लेके आते हो खराब होता है, ठीक है,
तुम कहाँ जाओगे दुकानदार पे, दुकानदार पे वही पीछे से ही आया। ठीक है, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक टीवी लिया था, ठीक है, आई बॉट अ टीवी ऑफ अराउंड 76,000 एट दैट टाइम व्हेन देयर वाज द वर्ल्ड कप ऑफ 2011। दैट टीवी आई बॉट लाइक इट वाज अ ड्रीम फॉर मी टू गेट द बिग टीवी ऑफ 46 इंचेस। उस टाइम बड़ा महंगा था वो, तो मैंने लिया था। ठीक है, अब मैंने ले लिया, उसकी 1 साल में हालत खराब हो गई टीवी। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ नाला, आई हैव नाला फ्रॉम इन द 2 किलोमीटर रेडियस ऑफ माय घर। तो आई थॉट कि उसकी वजह से हुआ होगा, तो मैं गया बात करने, कह रहा आपकी तो वारंटी चलेगी 1 साल की, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब तो मेरा वो आज भी वो टीवी ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका जो अगर मैं ठीक करवाता हूँ तो ठीक करवाने के 25,000 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह मैं अकेला नहीं हूं ऐसा बंदा जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, हर जगह एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। इसलिए कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो कंज्यूमर इग्नोरेंट है, अनऑर्गेनाइज है और वाइडली एक्सप्लॉइट हो रहा है। बिजनेसमैन के लिए क्या है, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी इमेज अच्छी होगी, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है बाहर से, तो उसको अगेन पे बैक करना है। और अगर नहीं करेगा तो सरकार ने उसकी ऐसी तैसी कर देनी है। ठीक है, तो सरकार ऐसी तैसी कैसे करेगी? तो सरकार ने क्या किया हुआ है, 3 तरह के कमीशन ना रखे हैं, 3 तरह के कमीशन ना रखे हैं। जो आपके पेपर में क्वेश्चन है, पहले वही करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या करवा रखा था, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए उसने 3 तरह के कमीशन बना रखे हैं। सुनना ध्यान से कौन कौन से कमीशन है। पहले का नाम है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, ऐसे लाइन खींच लो अपने नोट्स के साथ। दूसरे का नाम है स्टेट कमीशन। तीसरे का नाम है नेशनल कमीशन। क्वेश्चन किस तरह आएगा, आपको केस स्टडी आएगी, आपसे ये पूछा जाएगा, ये बंदा जो आप अगर इस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम हुई है और इसका माल इतने रुपए का है, तो वो कहां जाए? ठीक है, वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में कि नेशनल में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो इसके कुछ की पॉइंट है, मैं बताता हूं आपको। पहले तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होती है, ध्यान से देखना। ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, बेसिस कर लेते हैं इसके। फॉर्म्ड बाई, एक मिनट, फॉर्म बाई स्टेट गवर्नमेंट, ये भी स्टेट गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, मेंबर्स, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये मेंबर्स। 3, 5, ये क्या फर्क क्या है मेरे दोनों में? 3 है, वो देखो ऐसे फर्क है। इसमें होगा एक प्रेसिडेंट, ठीक है, इसमें भी होगा एक प्रेसिडेंट, इसमें भी होगा एक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो मस्ट है, ठीक है, एक प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट। ठीक है, ये टोटल मेंबर्स हैं आपके, ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स हैं। देखो क्या मतलब है इसका, एक प्रेसिडेंट, उसके अंदर 2 मेंबर्स, बस ये 3 मैक्सिमम है। ये यहां वर्ड आएगा मैक्सिमम। ठीक है, इधर क्या फर्क है, एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर्स, ये वर्ड है मिनिमम। मिनिमम इतने होने चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये वर्ड था कि 3 से ऊपर मेंबर नहीं जाएंगे इसके अंदर, मतलब 3 के अंदर भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स। ठीक है, इसमें क्या है, अगेन एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स, ये मिनिमम है। तो ऐसे फर्क होता है, ये कंस्टिट्यूट करने का तरीका ही है। इसमें एक पॉइंट और होता है, ध्यान से देखना, मेंबर का, एक मेंबर का विमेन होना जरूरी है, या फीमेल कर देता हूं, फीमेल होना जरूरी है। यहां भी एक मेंबर का फीमेल होना जरूरी है, यहां भी एक मेंबर का फीमेल, ये मैंडेटरी है, यानी एक मेंबर फीमेल होना जरूरी है, एक मेंबर फीमेल होना जरूरी है, एक मेंबर।
ये मैंडेटरी है, दिस इज मैंडेटरी। मैंडेटरी। चलो थोड़ी मेजर बात करूं आपसे इसको लेके क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा देखते हैं आपको आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, एक मिनट साफ कर दूं ऊपर। तो ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन, मुझे आंसर देना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, आप बोलना मुझे पॉसिबल है कि नहीं है। ऐसे करते हैं, 1 फीमेल ये पॉसिबल है? बताओ आंसर, सोचो। नीचे देखो, एक प्रेसिडेंट बना दिया मैंने, प्रेसिडेंट, ठीक है, मैक्सिमम 2 मेंबर, ठीक है, बना दिए। एक मेंबर मस्ट बी फीमेल, एक मेंबर मस्ट बी फीमेल, पॉसिबल है, यस, ठीक है। इसको अच्छा हो चार्ट, वैसी चार्ट बनाना आप, ध्यान से देखना। ऊपर एक, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, इसके 2 पार्ट बना दिए मैंने। यहां भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहां फीमेल मस्ट है, तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। यहां पे चाहे मेल हो फीमेल हो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे चाहे मेल हो फीमेल हो कोई नहीं, ये मैंडेटरी है। तो ये चार्ट जो है ना, ये वाला आपका, ये चार्ट प्रॉपर बताता है आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में। इसी तरह इसका देखते हैं, स्टेट कमीशन भी सेम ही बनेगा। प्रेसिडेंट कैन बी मेल कैन बी फीमेल, अगेन इसके भी 2 ही पार्ट है, ठीक है, अगेन सेम है, ठीक है, अगेन सेम है। ये और भी बन सकते हैं, ठीक है, ये इतना ही रहेगा, तो ये और भी ऐसे बन सकते हैं अगर नीड होगी तो। स्टेट बड़ी होगी तो बड़े होते जाएंगे, स्टेट छोटी होगी तो स्टेट होंगे, ठीक है। नेशनल कमीशन देखो, अगेन प्रेसिडेंट कैन बी मेल कैन बी फीमेल, 2 3 4, एक फीमेल मस्ट है, एक और ले लो। ये डिपेंड करता है, अगर नीड है तो बन जाएगा। मिनिमम, ये मिनिमम वाला चक्कर है, मिनिमम 4 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये बना लो 1 मिनट, ठीक है, मैं पॉज कर लेता हूं, ऊपर लिखूंगा इंपॉर्टेंट चीज, आगे देखो। और यहाँ पे अमाउंट की बात चलते हैं कि 3 बने हुए तो कोई रीजन होगा ना, भाई 3 क्यों बनाए हमने, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल क्यों बनाए, कोई ना कोई रीजन तो होगा इसका। तो रीजन इसका अमाउंट क्या है बेटा, अमाउंट 1 से लेकर 20 लाख की अगर प्रॉब्लम है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, ठीक है। 20 पॉइंट, ये ऐसे करते हैं, मोर देन 20 लाख, लेस देन 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ और लेस देन 1 करोड़, तो आप स्टेट में जाओगे। अबव 1 करोड़ तो आप नेशनल में जाओगे, तो ये रीजन है। और अमाउंट और देखो, अगर सुन लो, अगर डिस्ट्रिक्ट में आपने कोई केस दायर किया, मान ले मैंने मोबाइल लिया एक 25,000 रुपए का, मैं कहा जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट में। क्यों जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वो उसकी रूल यही है कि 20 लाख से कम है, मैं क्या डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट ने मेरे को कोई फेवर में मेरे केस नहीं किया, उसने ये बोला कि नहीं आपका जेन्युइन केस नहीं है, तो हम कैंसिल कर रहे हैं आपका केस, रिजेक्ट कर दिया केस, तो मैं आई कैन स्टिल गो टू स्टेट, बट विद इन 30 days। ध्यान से देखना, इफ रिजेक्ट आई कैन गो टू स्टेट कमीशन विद इन 30 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर, ठीक है। ऐसे यहां है, इफ रिजेक्ट
I can go to National Commission within 30 days। ठीक है, इधर देखो, इफ रिजेक्ट, ये 1 करोड़, ठीक है, इफ रिजेक्ट एंड द अमाउंट इज more than 1 crore, I can go to Supreme Court। स्पेसिफिकली ध्यान रखना, अगर मेरा केस, ठीक है, मैंने डिस्ट्रिक्ट में दिया, मैंने केस अपना डिस्ट्रिक्ट में दिया, डिस्ट्रिक्ट ने मेरी अपील रिजेक्ट कर दी, ठीक है, विद इन 30 डेज, याद रखना ये मैंडेटरी है, केस स्टडी की बात कर रहा हूं, 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग दैट ऑर्डर आई कैन गो टू स्टेट। ठीक है, अगर उसने भी रिजेक्ट कर दिया, आई कैन स्टिल गो टू नेशनल। ठीक है, अगर नेशनल ने रिजेक्ट कर दिया, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लिमिट 1 करोड़ है। फिर सुनो, मान लो मेरा केस है, कोई मैंने फ्लैट लिया, ठीक है, फ्लैट था मान लो 40 लाख रुपए का, कहां जाऊंगा? अब मुझे केस करना हो, बोलो 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 बोलो, स्टेट। कहां जाऊंगा? स्टेट, क्योंकि मोर देन 20 लाख है। अब मैं स्टेट में गया, ठीक है, स्टेट में मेरा केस रिजेक्ट हो गया, अब कहां जाऊंगा मैं? नेशनल। ठीक है, जब मैं नेशनल जाऊंगा तो पहला पॉइंट क्या है कि 30 दिन के अंदर जाना है मुझे, और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर नेशनल ने भी मेरा केस रिजेक्ट कर दिया तो मैं कहीं आ सकता हूं, बस खत्म है। मेरी पहुंच नेशनल तक ही है अगर वैल्यू 1 करोड़ से कम है। आगे सुनो, मान लो यहां देखो, मान लो मेरा केस है 90 लाख का, कहां जाऊंगा? स्टेट। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ के अंदर है। ठीक है, स्टेट ने कोई मेरा रिजेक्ट कर दिया, आई कैन गो टू नेशनल। नेशनल ने भी अगर रिजेक्ट कर दिया मेरा केस, ठीक है, तो आई कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए इतना टाइम नहीं है, अगर कोई केस 1 करोड़ से ऊपर डिस्प्यूट में है तो आओ। तो मान लो आपने एक फ्लैट लिया साउथ एक्सटेंशन में या कहीं भी, कोठी लिया आपने, मान लो मॉडल टाउन में, वो 3-4 करोड़ की कोठी है, उसमें कोई डिस्प्यूट आ गया आपका, ठीक है, आपने बिल्डर के अगेंस्ट केस करना है, तो आप कहां जाओगे? कोठी है 2 करोड़ की, कहां जाओगे बेटा? कहां जाओगे? नेशनल में। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, नेशनल में जाओगे आप तो 1 करोड़ से ऊपर केस है, अगर कोई वहां आपका केस रिजेक्ट हो गया तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लिमिट है आपके पास 1 करोड़ की। क्लियर हो गया? हाँ, एक बात ध्यान रखना मेरी, ये जितना भी केस आप केस तभी फाइल कर सकते हो जब आपके पास कैश रिसिप्ट होनी चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए, बिलिंग मेमो होना चाहिए। इसीलिए सारी सरकारें ये बोलती हैं बिल लेना मैंडेटरी है। अगर बिल नहीं है आपके पास, आपने ओरल में बात कर ली, गारंटी ले ली, तो कोई भी कोर्ट आपका केस फाइल नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है? बिल। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पहले तो जाके कैश मेमो लेना, आप बात ही खत्म, मुझे कैश मेमो दो जी। ठीक है, कैश मेमो होगा, फिर आपका डिपेंड करेगा कि अमाउंट कितना है। अमाउंट 20 लाख और उससे कम है, 20 लाख इंक्लूड है इसके अंदर, 20 लाख और 20 लाख से कम है, आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। ठीक है, 20 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ और उससे कम है, 1 करोड़ इंक्लूड कर रहा हूं मैं, 1 करोड़ और उससे कम है आप, ठीक है, तो आप कहां जाओगे बताओ? 1 करोड़ उससे कम है, आप जाओगे स्टेट कमीशन में। ठीक है, अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर है तो आप जाओगे नेशनल कमीशन में। ठीक है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट में आपका केस रिजेक्ट हो गया तो आप यू कैन गो टू स्टेट लेवल एंड फर्दर यू कैन गो टू नेशनल लेवल, बट विद इन 30 days ऑफ दैट पीरियड। फॉर दैट टू हैपन यू शुड कैरी अ कैश मेमो इन रिटर्न। आपके पास बिल होना बहुत जरूरी है, कैश मेमो होना बहुत जरूरी है, बिलिंग रिसिप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बिल लेना बहुत जरूरी होता है। बिल नहीं होगा आप कहीं नहीं आ सकते, कितनी भी जान पहचान हो आपकी।
ओरली कोई भी कोर्ट काम नहीं करेगा, दे विल आस्क फॉर प्रूफ एंड कि आपने वो चीज खरीदी है, क्योंकि कंज्यूमर आप तभी माने जाओगे जब आपने किसी को पेमेंट की है। आ गई ना वही डेफिनेशन कंज्यूमर वाली, कुछ कंसिडरेशन किया आपने। द मोमेंट यू हैव डन सम कंसिडरेशन, तो कोर्ट कहता है बिल होना जरूरी है। तो पहला पॉइंट यही है, केस स्टडी ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा होगा कि ऐसे लिखा होगा उसके अंदर कि आपको कंफ्यूज करेंगे कि आपने एक आयरन खरीदी, ठीक है। अब आयरन क्या होती है? प्रेस होती है। प्रेस क्या होती है? 1000-1500 रुपए की। तो आपसे पूछेंगे आपने एक आयरन खरीदी विद द ओरल गारंटी फ्रॉम द सेलर, ठीक है, एंड now you found a fault in that iron, to which court you will go? To which court you will go? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? दिमाग में एकदम आएगा अच्छा आयरन 1000 रुपए की है, डिस्ट्रिक्ट नहीं, हेयर। मैंने क्या लाइन बोली है? ओरल गारंटी। ओरल गारंटी में कोई भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। क्या? ओरल गारंटी में कोई भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो पहला पॉइंट ओरल गारंटी। दूसरा पॉइंट अमाउंट, कि अमाउंट कितना है आपका। तीसरा पॉइंट अगर आपको रिजेक्शन होती है तो कितने दिन है आपके पास। अगर आप मान लो एक केस आया, आपकी मदर ने कोई फ्रिज लिया, बिल था उसके पास, उसने केस प्रॉब्लम होगी फ्रिज के अंदर, वो गई डिस्ट्रिक्ट पे कि 50,000 का फ्रिज था आपका, डिस्ट्रिक्ट में गई, डिस्ट्रिक्ट ने कहा नहीं यार ये तो आपका फेल हो गया, आप जो है आपका जो है ना वो खराब है, मतलब आपकी गलती है, आपने सही यूज नहीं किया इसको, तो मैं ये केस रिजेक्ट कर रहा हूँ। सब ये कह दिया उसने, ठीक है। अब आपकी मदर बैठ गई, ठीक है, आप गए हो अमेरिका में घूमने फिरने गए हो, आप आए 2 महीने के बाद, आपसे बात की उसने, बेटा ये केस था, मैंने केस डाला डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, तो उसने मना कर दिया, ठीक है, तू जा इसको हेल्प कर दे, मेरी हेल्प कर, तू जा स्टेट में, मैं धक्के नहीं खा सकती। तो आप यू कैन नॉट गो टू स्टेट, क्योंकि आपकी मदर ने वो 30 दिन की लिमिट खत्म कर दी। तो पहला अमाउंट था, फिर था 30 दिन की लिमिट, ठीक है, उसके बेस पे ही, और सबसे ऊपर कैश मेमो होना जरूरी है, सबके ऊपर कैश मेमो होना जरूरी, ठीक है। ध्यान से समझ लो मैंने क्या बोला है, मैं मिटोरा उसको दोबारा लिखता हूं क्या क्या चीजें चाहिए मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन वाला थोड़ा आपको लगेगा मुश्किल है, पर मुश्किल है नहीं उसके अंदर। मैं दोबारा चार्ट बना लेता हूं। मान लो ये ऐसे कर लेता हूं, मान लो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, ये स्टेट कमीशन है, ये नेशनल कमीशन है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है? एक प्रेसिडेंट विच कैन बी मेल कैन बी फीमेल, इसके अंदर 2 मेंबर होंगे, एक मेल भी उसका फीमेल भी, फिर एक का फीमेल होना मैंडेटरी है, दिस इज मैंडेटरी। तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, पहला पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है, और ये बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट कमीशन देखो, एक प्रेसिडेंट, मेल फीमेल, सेम कॉन्स्टिट्यूशन इसका होगा, फीमेल, ठीक है। और इसमें कुछ भी हो सकता है, अगर मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है तो यहाँ पे एनीथिंग कैन हैपन, पर एक फीमेल होना बहुत जरूरी है। चाहे सारी की सारी फीमेल हो जाए वो चलेगा, सारी की सारी फीमेल हो जाए, इवन प्रेसिडेंट भी फीमेल आपकी, ये भी फीमेल, 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 ये चलेगा, ये चलेगा। लेकिन यहां पे अगर मैं सारे मेल कर दूं तो ये कंडीशन मैच हो रही है, देखो मेल मेल है ना, मेल है, ये मैच हो रही है, यही मैच हो रही है, लेकिन ये मैच नहीं हो रही, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये टोटल मतलब मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, इसमें यही लिमिट है मैक्सिमम, ठीक है। तो इनमें ये फर्क है, इसमें 3 मेंबर मिनिमम मैक्सिमम दोनों है, इसमें 3 मेंबर मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट, मेल फीमेल अगेन सेम चीज है, 2 3 4 मिनिमम है इसके अंदर, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, यहाँ वही सेम चीज है। एक फीमेल मस्ट है आपकी, यहाँ यू कैन हैव मेल, यू कैन हैव फीमेल, यू कैन हैव मेल, यू कैन हैव फीमेल, तो 4 हो गए आपके, ठीक है। इधर भी मेल फीमेल चल सकता है, क्लियर हो गया। और इसको बनाता है, इसको बनाता है अगेन स्टेट गवर्नमेंट, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट,
मैंडेटरी क्या है, तीनों के लिए बिलिंग मेमो, बिल मेमो मैंडेटरी है। कोई बिल मेमो बोलता है, कोई कैश मेमो बोलता है, कोई रिसिप्ट बोलता है, ये मैंडेटरी। ठीक है, आगे इसमें क्या है, इसमें होता है 20 लाख की लिमिट है, 20 लाख लिमिट। इसमें अबाउट 20 लेस देन 1 करोड़। ठीक है, इसमें 1 करोड़ इंक्लूड है। ठीक है, इसमें है अबाउ 1 करोड़। ठीक है, फिर क्या होगा, विद इन 30 डेज, ये भी विद इन 30 डेज, ये भी विद इन 30 डेज। ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये स्टेट कमीशन जा सकता है, ये नेशनल कमीशन जा सकता है। ठीक है, ये स्टेट और फिर नेशनल जा सकता है, ये नेशनल तक ही रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल है मेरा फ्रिज वाला, बस इसके अंदर कोई नहीं है। देख लो आराम से। हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया आपको। मैं इसको नोट होता हूं। इसके अंदर बस आपके मोटे मोटे 3 मेजर केस रह गए हैं, इसके अंदर बताता हूं आपको मैं। तीन चीज रह गई है। पहला रह गया इसके अंदर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। दूसरा क्या रह गया, रोल ऑफ एनजीओ। और तीसरा रह गया कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए, 2-3 बता दूंगा आपको मैं, ध्यान से सुनना। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिलिंग मेमो का लेना जरूरी है। ठीक है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्टैंडर्ड का माल लेना है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको नेगोशिएशन करना है तरीके से। चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, बोलो, कि आपको बेईमानी नहीं करनी। कहने का मतलब ब्लैक का माल नहीं लेना, आपको पैसा प्रॉपर टैक्स वैक्स पेमेंट जो देनी होगी, जीएसटी वगैरह देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपना इंटरेस्ट देख के चलना है। ठीक है, ये थ्योरी का ही पार्ट है, बहुत आसान इसके नोट्स लिखे हुए हैं। अगर आप पढ़ोगे ना इसके अंदर आराम से हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, ये पेज नंबर 4 या 5वें पेज पे है। लेबल रीड करना है कि यूसेज कैसे करनी है आपको। अगर मान लो मैगी बनानी है आपको, आप यूसेज चेक करोगे ना, 2.5 मिनट बनानी है, 3 मिनट बनानी है, तो यूसेज पढ़ना आना चाहिए आपको। आपको स्टैंडर्ड रूल्स लेनी है। ठीक है, और मार्का पता होना चाहिए। मार्का क्या होते हैं, ISI, हॉलमार्क। ठीक है, इस तरह FPO, एग मार्क, एग्री मार्क। ठीक है, वेज नॉन वेज, तो ये मार्का पढ़ना आना चाहिए आपको। फिर क्या है, कैश फ्लो लेना, बता दिया आपको। एनवायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी है आपको, और ब्लैक में कोई चीज नहीं करनी। और अगर आपको चीटिंग होती है आपके साथ, तो आप एक कंज्यूमर कोर्ट में जाके लीगली फाइल करोगे केस। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आसान है, ये लिखी हुई है पेज के ऊपर ये। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। ये तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, अपने आप ही आ जाएंगी आप। ठीक है, नोट्स पढ़ लेना मेरे, बहुत आसान चीज है। फिर है आपका रोल ऑफ एनजीओ, यानी थ्योरी वाला पार्ट है। रोल ऑफ एनजीओ में क्या क्या चाहिए, क्या क्या रोल होता है इसका। ये क्वेश्चन मैंने जो नोट्स दे रखे हैं आपको, ये नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा। रोल ऑफ एनजीओ ये रहा। ठीक है, वही क्या है, तो कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज करना होता है, एनजीओ का काम होता है, और कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में एजुकेट करना होता है। ठीक है, ये जागो ग्राहक जागो जो ऐड आती है, ये एनजीओ का काम भी यही होता है। ठीक है, और क्या करते हैं, ये हर दूसरे तीसरे महीने पब्लिकेशन निकालते रहते हैं कि आपके राइट्स कुछ चेंज हुए हैं, या कोई नई चीज आई है, या कोई चीज का आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई केस उनके सामने। जैसे नेस्ले का केस आया था पीछे अभी, अगर मैगी का केस याद हो 2-3 साल पहले, कि मैगी में कुछ लेड आ रहा था,
ठीक है, तो लेड आ रहा था, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन मैगी ने क्या किया था कि उस लेड की इंफॉर्मेशन उस पैकेट में डाल दी इंग्रेडिएंट्स में। तो किसी एनजीओ ने केस कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से, तो फिर वो नेस्ले केस हारी है, तो अब वो इंफॉर्मेशन पुट कर देती है। तो ये सारा काम एनजीओ का होता है। पढ़ लेता हूं आपके सामने क्या होता है। एजुकेटिंग जनरल पब्लिक लिखा है इसके अंदर, पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, ठीक है, और कंपेरेटिव टेस्टिंग करती है ये कि माल नकली है कि असली है, ठीक है। एनकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और पीआईएल फाइल करती है, ठीक है। ये आपका है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके अंदर एक आखिरी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, राइट्स। ध्यान देना, मैंने एक तरीके से बना रखे हैं, समझ आ जाएगा। 6 राइट्स है हमारे कोर्स में, कितने? 6। तो उसका याद करने का तरीका है हेमंत सर एजुकेटिंग कॉमर्स, ये आपको याद करना है। बोलो मेरे साथ 5 बार, हेमंत सर एजुकेटिंग कॉमर्स 1, हेमंत सर एजुकेटिंग कॉमर्स 2, हेमंत सर एजुकेटिंग कॉमर्स 3, हेमंत सर एजुकेटिंग कॉमर्स 4, हेमंत सर एजुकेटिंग कॉमर्स 5। तो 6 तरह की आपकी राइट्स है, हमने 5 बार बोल लिया। अब क्या क्या है वो? पहला है राइट टू बी हर्ड, फिर है राइट टू सेफ्टी, फिर है राइट टू इन्फॉर्म, फिर है राइट टू सीक रिड्रेसल, फिर है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, फिर है राइट टू चूज। ध्यान से पढ़ लो इसको, क्या क्या है ये राइट्स। मैंने कैसे याद करा था बच्चों को, ध्यान से देखना। राइट टू बी हर्ड, मेरी आवाज सुनो, ठीक है। अगला देखो, राइट टू सेफ्टी, मुझे बचाओ, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्म, मुझे बताओ, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, मुझे पढ़ाओ, ठीक है। राइट टू चूज, मेरी मर्जी, राइट टू सीक रिड्रेसल, मुझे इंसाफ मिल गया। ध्यान से पढ़ लो इसको, आराम से आ जाएगा। राइट टू इन्फॉर्म, ये क्या होता है? आप चिकन का पैकेट लेके आए, ठीक है, और वो बंदा आज की डेट में लिखना भूल गया कि इसमें नॉनवेज है, ठीक है। आप मतलब वो लेके आए, क्या मिलते हैं आजकल, जो ईटिंग कॉर्नर में खाते हैं मॉल टाउन में, क्या मिलते हैं उसको, चाप मिलते हैं, ठीक है। आप चाप लेके आए, ठीक है, पैकेट बंद चाप लेके आए, ठीक है। आपने चाप मांगी, उसमें चाप दे दी आपको लगा अच्छा वेज है, वो वेज लेके आ गया, और उसमें क्या है, वो चाप थी नॉन वेज, और वो लाल और हरे रंग का वो निशान नहीं था, ठीक है। तो ऐसे केस में यू कैन ऑप्ट फॉर राइट टू इन्फॉर्म, यानी जो भी लेबलिंग से रिलेटेड काम है आपका, लेबलिंग कीवर्ड है इसका, लेबलिंग, ठीक है। तो वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। लेबल के ऊपर अगर मान लो आप पटाखा लेके आए, ठीक है, अनार लेके आए या हवाई जो चलती है वो लेके आए, तो उसमें उस पैकेट पे लिखा नहीं हुआ कि बच्चों को दूर रखना है, इसमें कि दूर से जलाना, लिखा ही नहीं हो उसने।
ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो गई बाई चांस, भगवान ना करे, ठीक है, तो ऐसे में यू कैन गो फॉर दिस राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। सिंपल है, ठीक है। मुझे पढ़ाओ, मैं क्या कर रहा हूं, राइट नाउ आई एम एजुकेटिंग दिस कंज्यूमर एजुकेशन टू यू। तो एक तरह से ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, ये भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये हर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है आज की डेट में कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाए। आप देखते होगे हर दूसरे 5 दिन महीने एक ऐड आती है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है, तो ये इसका राइट है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी लिख देता हूं मैं, और यहां लिख देता हूं मैं आपको जागो ग्राहक जागो, ठीक है। राइट टू चूज, मूवी देखी होगी आपने डीडीएलजे। तो डीडीएलजे में एक सीन है, जब वो काजोल की बुआ है ना, काजोल की बुआ को एक साड़ी दिखाने वाला आया होता है, तो वो जबरदस्ती करता है साड़ी देते जब उसको, बहन जी फब रही हैं आप, बढ़िया लग रही हैं आप, बहुत बढ़िया लग रही हैं, बार बार ये बोलता है। तो वो उसका राइट टू चूज करने का राइट उसका अगेंस्ट आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो राइट टू चूज के बारे में जब भी जाओगे आप, कोई दुकानदार आपको जबरदस्ती कोई माल बेच रहा है, तो वो ये आपका राइट टू चूज पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पे कि नहीं जी ये ले जाओ, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये सस्ता पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये वो पड़ेगा। तो जब भी राइट टू चूज के बारे में आएगा, यू विल थिंक अबाउट एनी डिपार्टमेंटल स्टोर, इजी डे ले लो, 24/7 ले लो, कोई भी चीज ले लो, ठीक है, जिसमें आप पे कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही। यू गो टू दैट काउंटर ऑफ योर्स, जो भी तुम्हें चीज चाहिए आप काउंटर जाओगे ले लोगे अपने आप, कोई नहीं बोलने आ रहा कि ये लो और वो लो। तो डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत बढ़िया एग्जांपल है राइट टू चूज का, ठीक है। ये हो गया जी डिपार्टमेंटल स्टोर। या डीडीएलजे मूवी का सीन, साड़ी वाला, ठीक है जी, ये हो गया राइट टू सेफ्टी, ठीक है। पटाखे लेके आ गए, बंदूक लेके आ गए, कोई भी ऐसी चीज लेके आए जिससे आपकी राइट टू सेफ्टी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि आपने कुछ जलाया और जलते ही मतलब कुछ आपने यूज की माचिस, और माचिस में चिंगारी इतनी तेज लगी आपको कि आपको प्रॉब्लम हो गई, आपका हाथ जल गया, तो आपकी राइट टू सेफ्टी है, वो मुझे बचाओ। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक ये वाला और एक ये वाला, जनरली क्वेश्चन इसमें से आता है। क्या मतलब है इसका? राइट टू हर्ड क्या होता है कि मैंने पेन खराब हो गया, ठीक है, तो मैं दुकानदार पे गया कि पेन खराब है, तो उसने कहा ठीक है अच्छी बात है, पेन खराब है कोई दिक्कत नहीं है, पेन तो एक छोटी चीज है, मान लो मोबाइल खराब है, ठीक है, तो दुकानदार बोलेगा कि हाँ मोबाइल खराब है, आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने पेन लिया सरगम, मैंने मोबाइल लिया सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो सरगम इज अ रिटेलर, वो प्रोड्यूसर नहीं है चीज का, राइट। तो सरगम क्या बोलेगा कि जो है ना आपको क्या करना है, ये टेलीफोन नंबर है सैमसंग वाला, आप उसको फोन करो। मान लो मैं सैमसंग का फोन लिया, ठीक है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने सैमसंग को फोन किया, तो सैमसंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरी वो प्रॉब्लम को हर्ड करे। सॉल्यूशन देने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एटलीस्ट ही शुड फाइल माई कंप्लेंट। तो बड़े बड़े ब्रांडेड कंपनी हर बंदे की कंप्लेंट को फाइल करते हैं, वो कंप्लेंट फाइल अगर हो रही है आपकी, तो आपका राइट टू बी हर्ड पूरा हो रहा है। अगर कोई कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा आपकी जानबूझ के या टाल रहा है वो, तो आपका राइट टू हर्ड पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं उसका, तो ये कॉल सेंटर लगा रहा हूं मैं, ठीक है, कॉल सेंटर कंप्लेंट फाइल, तो ये एग्जांपल। फिर ये राइट टू सीक रिडर्सल क्या है? ये इसका एक्सटेंशन है। कंप्लेंट फाइल हो गई, ठीक है, अब कंप्लेंट फाइल होने के बाद अगर आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है कि आपको मोबाइल चेंज कर दिया उसने, या वो पार्ट चेंज कर दिया उसने, या आपको कुछ प्यूनिटिव डैमेजेस दे दिए या अमाउंट दे दिया कुछ भी कि हमारी वजह से, जैसे होता है ना क्या, जैसे मान लो मैंने कोई फ्लाइट बुक करी, ठीक है, फ्लाइट कैंसिल हो गई, या मेरे को उसने कहा ओवर बुकिंग है, आप फ्लाइट में नहीं आ सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ एज ए रिस्पॉन्सिबल एयरलाइंस,
एज ए रिस्पॉन्सिबल एयरलाइंस मैं क्या करती हूँ, आपको एक टिकट फ्री दे देती हूँ अगले साल की। तो ये भी होता है कई बार, ठीक है। तो ध्यान रखना, राइट टू बी हर्ड क्या है, वो सिर्फ सुनने तक है, सुनवाई हो जाए बस मेरी, ठीक है। सुनवाई के बाद अगर सॉल्यूशन भी मिल रहा है आपको तो वो राइट टू सीक रिड्रेसल है, ठीक है। मैं सारा दोबारा बोलता हूं, राइट टू हर्ड मेरी आवाज सुनो, कॉल सेंटर कंप्लेंट फाइल। राइट टू बी सेफ्टी मुझे बचाओ, मेरे को सारी सेफ्टी इक्विपमेंट बताओ आप। राइट टू बी इन्फॉर्म मुझे बताओ, लेबलिंग का, मार्केटिंग का एक फंक्शन है लेबल, उस लेवल पर सब लिखा होगा कि किसने मैन्युफैक्चरिंग करी। दवाई का लेवल क्या होता है, दवाई का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, उस लेवल में लिखा होता है कि यूज कैसे करना है, लिखा होता है कई बार डू एज डायरेक्टेड बाय अ फिजिशियन, या लिखा होता है पानी में घोल के पी लो, या लिखा होता है एक्सपायरी डेट ये है। तो ये बहुत मस्त है दवाइयों के मामले में, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आप मेडिसिन दे दो, मेडिसिन। राइट टू सीक रिड्रेसल मुझे इंसाफ मिल गया है, क्या मतलब है इसका, कि सॉल्यूशन मिल गया मुझे, ठीक है। एजुकेशन, वो जो एनसीईआरटी बुक है, ये ऐड हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गई। राइट टू चूज मेरी मर्जी, डिपार्टमेंटल स्टोर की डीडीएल एग्जांपल याद कर लेना, मेरी मर्जी, ठीक है। तो मोटा मोटा चैप्टर यही है आपका। बाकी थोड़े एक दो पॉइंट थ्योरी के हैं, वो मैं आपको, एक आधा पॉइंट मेरे को जहां तक ध्यान है, एक तो वर्ड है कि केविएट वेंडिटर, और एक वर्ड है केविएट एम्पटर, ठीक है। दो वर्ड ये हैं, बताता हूं आपको। तो ये देखो आप, याद आ गया मेरे को, डिफरेंट लैंग्वेज का इसलिए करता हूं आपको मैं। कई बार एक नंबर का आ जाता है आपका, एक वर्ड ये लिख देता हूं ऊपर में, ये इसको मिटो देता हूं। ये राइट्स हैं आपके, ठीक है, 6 राइट्स हैं आपके। क्या शॉर्टकट दिया मैंने, हेमंत सर एजुकेशन कॉमर्स, ठीक है। इसको नोट कर लो पॉज करके, मैं मिटवा रहा हूं इसको। वो वर्ड है पहले वर्ड है वेंडिटर, फिर वर्ड है एम्पटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेट द बिवेयर। क्या मतलब है इसका, सीविएट वेंडिटर का मतलब होता है लेट द सेलर बिहेवियर, ठीक है। और एम्पटर होता है लेट द कंज्यूमर बिहेवियर। तो पहले ये चलता था कि कंज्यूमर को कोई माल लेना होता था तो वो कंज्यूमर पहले सोचता था हाँ भाई मिलस ठीक हो भगवान की दया हो, ये हो ये। आजकल सेलर रहता है, वो कितने केस हुए थे सेलर के ऊपर, 2 करोड़ 4 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़, पता नहीं कितने केस हुए थे। इंडिया में इतना ओपन नहीं है, लेकिन बाहर बहुत केस हुए थे। तो याद रखना ये वर्ड कभी आ जाए, सीविएट वेंडिटर और सीविएट एम्पटर, कैविएट बोलते हैं, सीविएट बोलते हैं, एक ही मतलब है इसका। लेट द सेलर बिहेवियर, मैं बताता हूं आपको, हमारा वेंडर है ना, वेंडर, ये वेंडर वाला वर्ड है, ये वेंडर। तो वेंडर का मतलब क्या होता है, सैलरी होता है, तो उससे याद कर लेना। वेंडर, ये वेंडिटर जो है वो सेलर की बात करता है, एम्पटर जो है वो, एम्पटर जो है वो कंज्यूमर की बात करता है, ठीक है। बस आपका सारा मेरे हिसाब से चैप्टर मैंने बता दिया आपको। एक मिनट नजर मार लेता हूँ कुछ रह गया हो तो। अच्छा, इसके अंदर खास बात देखना ध्यान से कि आपको इसके अंदर, हाँ बता देता हूँ। एक मैंने आपको शुरू में बताया था, किसी भी चीज को अगर हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, राइट, तो हम मार्का यूज करते हैं। मार्का क्या होता है, आईएसआई, ठीक है, एफपीओ, ठीक है, हॉलमार्क, ठीक है, एगमार्क, 4-5 तरह के हमारे कोर्स में है। आईएसआई, ठीक है, ये जनरली होता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, ठीक है। फिर एक होता है एफपीओ, ये होता है प्रोसेस्ड
प्रोसेस फूड गुड्स पे, फूड आर्टिकल्स पे, ठीक है। फिर होता है एग मार्क, ये होता है एग्रीकल्चरल गुड्स पे। फिर एक होता है हॉल मार्क, ये होता है ज्वेलरी पे। बस अब चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ये छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे 1 नंबर के, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा 1 नंबर का, बाकी तो छोटे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, ठीक है। आराम से ठंडे दिमाग से दोबारा ये वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं क्लासरूम में जब कराऊंगा तो मैं आपको ये याद ही करा दूंगा, ठीक है। ये मेरे को लगा कि मेरे को आपको बताना चाहिए पहले चैप्टर, ठीक है। तो मैंने आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है। मैं इसके नोट्स व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। तो क्या करना है आपने, इस नोट्स के अंदर ही मैं सब कुछ डालूंगा। इस नोट्स के अंदर एक तो मेन नोट्स डालूंगा, उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर डालूंगा और केस स्टडीज डालूंगा। तो आपको केस स्टडीज कर लेनी है इसके अंदर। तो केस स्टडीज करने से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ये चैप्टर मेरा यहाँ सतनाम, ठीक है जी, बाय।